अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा 12th लेक्चर है ऑनलाइन क्लास का। और हमने 4th चैप्टर शुरू किया था कल। आज जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सॉलिड्स जो है हमारे पास या सॉलिड मटेरियल जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो चूंकि हमारा चैप्टर जो है वो क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड है, जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हाँ, तो हम उनको आज फर्दर थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चले तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है जी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आज हम फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, और ताकि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो है हम अपने यूनिट सेल की तरफ और उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें। अगर कुछ एक्स्ट्रा बात हमने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को डिस्कस करना हुआ तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनको हम चार कैटेगरीज या चार ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम चार क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे की गई है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की नेचर पे हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, और दूसरा इनमें किस टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। ठीक है। इंटरमालिक्यूलर, इंट्रामालिक्यूलर, किस टाइप की फोर्सेस मौजूद हैं, तो उस बेस पे हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो अब ये टाइप कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान, या जब वो सॉलिडिफाई हालत में होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, तो उनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, क्या उनकी नेचर होती है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स जो है कहाँ पे होंगी? जाहिर बात है कि ये सॉलिड जो है वो, या ये क्रिस्टल की टाइप जो है वो मेटल्स में होती है, स्पेसिफिक है मेटल्स में। और कैसे वहाँ पे ये बनते हैं, क्या उनकी नेचर होती है, और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद है आयोनिक सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है। तो आगे इनको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा फोकस जो है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ जी। तो molecular solids. Molecular solids, in molecular solids the constituent particles are molecule. ठीक है जी। तो जैसे इसका नाम है molecular solid या molecular crystals, इनमें हमारे पास जो constituent particle हैं वो क्या होंगे? वो है molecule, यानी कि smallest unit इसमें हमारे पास molecule होगा। एक molecule, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, इसमें किस टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और आपस में वो किस तरह बॉन्डिंग कर रहे हैं, इससे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, दीज सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इसकी बेस पे हम जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इनमें इनकी नेचर पे और इनमें फर्दर अट्रैक्टिव फोर्स की बेस पे। तो हमारे पास जो पहली टाइप है वो क्या है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वो मॉलिक्यूलर सॉलिड या वो मॉलिक्यूल जिनमें कोई भी पोल्स मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपको एक क्रिस्टलाइन हालत, मतलब ये आपको क्रिस्टल की हालत में मिलते हैं, लेकिन इनमें इनके मॉलिक्यूल्स में कोई पोलैरिटी नहीं होती है। अच्छा जी। दूसरी टाइप जो है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहली टाइप क्या थी? नॉन पोलर। तो दूसरी टाइप है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और जो तीसरी टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बिल्कुल जैसे इनका नाम है, तो इनके नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये डिवीजन किस बेस पे की गई है। ये डिवीजन जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है जी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेस पे की गई है। तो आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की भी 3 टाइप्स होती हैं, पोलर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन,
ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसके अलावा वंडरवाल फोर्सेस हैं। तो वंडरवाल फोर्सेस या फिर जो हमारे पास पहली कैटेगरी है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी? इनमें होंगी वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है जी। और जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होंगी जो कि मॉलिक्यूल्स को होल्ड किए रखते हैं? इनमें होंगी जी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा। चलिए जी, अब डिटेल से इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या है कि इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास इस केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे कि एटम कैसे हो सकते हैं। नाम तो इसका मॉलिक्यूलर है, एटम कहाँ से आ गए इसमें। दूसरा है जी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी है तो वो मॉलिक्यूल लेकिन क्या है कि उनमें पोलैरिटी मौजूद नहीं है। तो एटम को तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कौन से केसेस में एटम होंगे जी। नोबल गैसेस, आपको मालूम है कि ऑलरेडी इनका वैलेंस शेल सेटिस्फाई होता है, इनको बॉन्डिंग की जरूरत नहीं होती है, तो इस वजह से ये आपको एटॉमिक हालत में नजर आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह। ठीक है जी। तो ये गैशियस फॉर्म में आपको मिलते हैं, गैशियस फॉर्म में ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इनमें जो है वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं जिनको हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, वो इनमें डिवेलप हो सकती हैं। कब डिवेलप हो सकती हैं? जब ये एक दूसरे के करीब आ जाए, यानी आप इस पे प्रेशर अप्लाई करें, साथ में टेम्परेचर भी जो है लो कर दें, यानी कि टेम्परेचर भी आपने रिड्यूस कर दिया है, इसके अलावा आपने वॉल्यूम भी रिड्यूस कर दिया है। सो अब ये जो एटम्स हैं नोबल गैसेस के, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इनमें किसी हद तक जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप हो जाएंगी। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस जी? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिवेलप हो जाएंगी, जिसकी वजह से मतलब अगर ये सॉलिडिफाई हो गए हैं तो किसी क्रिस्टल सिस्टम की ये शेप एक्वायर कर लेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे आते हैं, हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल गैसेस जो यूजुअल गैसेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, किस हालत में है जी? एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस बॉन्ड में बिल्कुल भी पोलैरिटी नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो जीरो है। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, इस वजह से मॉलिक्यूल पे एज अ होल कोई भी पोलैरिटी नहीं है, पार्शियल चार्जेस मौजूद नहीं है। इसी तरह ये जो डाई एटॉमिक है, यानी कि होमो डायटोमिक गैसेस जो हमारे पास हैं, होमो न्यूक्लियर हम कह सकते हैं, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक गैसेस। तो अब क्लोरीन को देख लें, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन बिल्कुल सेम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होगा। एज अ रिजल्ट कोई भी पोल्स हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है। इस तरह आयोडीन या जितनी भी होमो न्यूक्लियर डायटोमिक गैसेस हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें और गैसेस भी आ सकती हैं, जैसे कि आप देख लें मीथेन गैस। ठीक है जी। सो मीथेन हमारे पास किस तरह है इस हालत में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें कार्बन की। ठीक है जी। और 109.5 डिग्री का एंगल होता है। सारे के सारे चार जो है वो हाइड्रोजन है, बीच में एक कार्बन है। अब ये डायरेक्शन मतलब अब आप देखेंगे कि पोलैरिटी तो फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें मौजूद है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, लेकिन होता क्या है कि अगर हम इसकी डायपोल मोमेंट देखें तो डायपोल मोमेंट जो है वो बैलेंस आउट हो जाती है चारों डायरेक्शंस में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है वो हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इसकी जीरो है। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल में आपको कोई भी पोल नजर नहीं आएगा। तो ये भी नॉन पोलर गैस की एग्जांपल है। ठीक है जी। तो ये जितनी भी गैसेस हैं नॉन पोलर गैसेस, अगर आप इनका दो चीजें करेंगे, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर आप लो कर देंगे, माइनस यानी कि मतलब कम कर रहे हैं, और साथ में आप इनका वॉल्यूम भी रिड्यूस कर रहे हैं। वॉल्यूम कैसे रिड्यूस करेंगे जी? प्रेशर अप्लाई करके। सो प्रेशर अप्लाई करके आपको पता है जब हम किसी चीज पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर भी साथ कम कर देते हैं, सो वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है वो अचीव हो जाए। तो इस तरह हम इनको लिक्विफाई एंड देन सॉलिडिफाई कर सकते हैं। सो इन गैसेस को हम पहले करेंगे लिक्विफाई,
ठीक है जी। फिर इनको फर्दर जब हम इनका इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगी सॉलिड्स में। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, ये इनमें चूंकि बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इन वंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज होती हैं, शॉर्ट रेंज। ठीक है जी, शॉर्ट रेंज, इनकी रेंज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, इस वजह से बहुत आसानी से ये टूट जाती है, थोड़ा सा टेम्परेचर इनको मिले तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस वजह से जितने भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हैं, रूम टेम्परेचर पे आपको वो क्रिस्टल हालत में नजर नहीं आएंगे, कभी भी नजर नहीं आएंगे। वो या तो लिक्विड हालत में होंगे या तो वो गैस की हालत में होंगे। हाँ, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दे, सुपर कूल टेम्परेचर पर इन गैसेस, या अगर ये लिक्विड हालत में है तो आप इनको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, और सॉलिड हालत में फिर ये जो है आपको क्रिस्टलाइन हालत में मिलेंगे। चले अब हम डिस्कस करते हैं कि ये वंडरवाल फोर्सेस आखिरकार डेवलप कैसे होती हैं इन मॉलिक्यूल्स में, जबकि इनमें तो कोई पोलैरिटी ही नहीं है। और अट्रैक्टिव फोर्स की जब हम बात करते हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आप इस टॉपिक से पहले भी कुछ जो है वो होगी आपको इसके बारे में, थोड़ा सा आप मजीद आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सो इन these solids the electron cloud is symmetrically distributed and the molecule do not have any polarity। ठीक है, होता क्या है, अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो सिस्टम है, ठीक है, आप एक इसको एटम समझ लें या इसको मॉलिक्यूल समझ लें, दोनों एक ही, क्योंकि इनका बिहेवियर एक जैसा होगा, तो हम इसको एक एटम के केस में लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हीलियम या नियॉन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये एक एटम है। अच्छा, इसके नेबर में एक और एटम मौजूद है। अब होगा क्या कि इसके बाहर जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज अंदर है, और बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है। इसी तरह जो आपके पास नेबरिंग एटम होगा उसमें भी यही केस मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, एक इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए ये जो अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी, जो क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्या मतलब है डिस्टॉर्ट होने का, कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक साइड पर ज्यादा हो जाएगा, एक साइड पे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये साइड जो है न्यूक्लियस यहाँ से एक्सपोज हो गया, वो चीज, वो साइड पॉजिटिव नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इसका न्यूक्लियस एक्सपोज हो गया है तो हम कह सकते हैं कि इस साइड पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल को शो करेगा, ये नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे एटम पे जो है एक चार्ज डेवलप हो गया है, इंस्टेंटेनियस चार्ज डेवलप हो गया है, या ठीक है जी। तो ये इंस्टेंटेनियस चार्ज क्या करेगा, इसको इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, एक इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए ये डेवलप हुआ है। अब ये इंस्टेंटेनियस चार्ज जो है वो अपने नेक्स्ट नेबरिंग एटम को भी मजबूर करेगा कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है जी, कैसे डिस्टर्ब हो जाए, कि अगर इसके इस साइड पे कोई नेबरिंग एटम है, ठीक है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को जब रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पे चले जाएंगे, और ये साइड कुछ फिर से इसका न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएगा। तो अब देखें हमारे एक इंस्टेंटेनियस, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, हमारे पास एक डाइपोल तो क्रिएट हुआ है जिसमें दो पोल्स हो, उसको हम कहते हैं डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल तो इसमें क्रिएट हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल में भी यही चीज इंड्यूस कर रहा है। तो अब जब हमारे नेबरिंग मॉलिक्यूल में भी इसी तरह का सिनेरियो पैदा होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लें, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डाइपोल क्रिएट होगा, इस डाइपोल को आप इंस्टेंटेनियस नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे इंड्यूस्ड। ठीक है जी, इंड्यूस्ड डाइपोल, वो क्या था, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये जो है अगले में इंड्यूस डाइपोल क्रिएट कर देगा। अच्छा, अब ये एक चेन होती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस है, यानी एक लम्हे के लिए है। तो जैसे ये बना, ये अगले में इंड्यूस कर देगा, लेकिन खुद दोबारा अपनी
नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे इस एटम में ये चीज डेवलप हो गई है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये क्या करेगा, अब उससे अगले में इंड्यूस करेगा, तो ये चेन ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और एज अ रिजल्ट पूरा जो हमारा नॉन पोलर सब्सटेंस है, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में है या फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहे वो थोड़े ही लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो डेवलप जरूर होंगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे ये स्लाइड इसी चीज को बयान कर रही है जो मैंने अभी आपको डिटेल से समझाई है कि इसमें देखें एक एक एटम, मतलब एटम्स को दिखाया गया उसी हालत में, लूज देयर सिमेट्री इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटेरली एंड प्रोड्यूस द इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो ये बिल्कुल ये वही सिचुएशन है कि बीच में है हमारा प्रोटॉन और इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, जिसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से शो करूंगी। ठीक है जी, इस चीज को दोबारा से समझ लें। अच्छा, अब हो गया क्या, एक लम्हे के लिए डिस्टॉर्शन हो जाएगी, सिमेट्री जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके डिस्टर्ब होने से अब हमारे पास एक साइड जो है वो पॉजिटिव हो गई है। पॉजिटिव क्यों हुई है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन उस साइड पे चले गए हैं, तो ये साइड थोड़ी सी न्यूक्लियस का एक्सपोज हो गया है। अब एज अ रिजल्ट ये, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये अपने इस इफेक्ट को अगले में ट्रांसफर कर लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब इलेक्ट्रॉन सारे उस साइड पे चले गए और यहाँ पे हमारा फिर से एक्सपोज हो गया न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अब इसमें जो डेवलप होगा इसको हम कहेंगे इंड्यूस। ठीक है, इसमें क्या था, इंस्टेंटेनियस, एंड इसमें इंड्यूस डायपोल क्रिएट हो गया। अब यही चेन चलती रहेगी, अगले एटम में ट्रांसफर होगा, फिर उससे अगले एटम में ट्रांसफर होगा, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप है, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल राउंड सा दिखाया गया है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टॉर्शन अगली स्लाइड में आप देख लें किस तरह डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल these dipole distort the electron cloud of the neighboring atom or the non-polar molecule, inducing dipole moment in them. ठीक है, तो हालांकि इन मॉलिक्यूल्स में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन क्या हो रहा है कि इस इफेक्ट की वजह से इनमें एक इंड्यूस डाइपोल जो है वो क्रिएट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और आप इनकी शेप भी देख सकते हैं कि अब शेप भी इनकी डिस्टॉर्ट हो गई है। अच्छा जी, डिस्पर्जन फोर्सेस। चलें, the force of attraction between these instantaneous dipoles are called the dispersion forces or the London forces। तो ये जो अब अट्रैक्टिव, जाहिर बात है इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जहां तक इनका एरिया होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, वहां पे अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में होती है। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे डिस्पर्जन फोर्सेस का, या आपने नाम सुना होगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का, या वीक वंडरवाल फोर्सेस का। ठीक है जी, तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म है कि ये फोर्सेस किस तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डिवेलप होती हैं। अच्छा जी, so due to the presence of weak forces, these solids have low melting and boiling point। यही रीजन है कि इनमें चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं, तो ये सॉलिड्स जो हैं आपको रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड की हालत में या तो गैसियस हालत में नजर आते हैं, सॉलिड की हालत में नहीं होते। सॉलिड की हालत में या सॉलिडिफाई करने के लिए टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टाइप है इसकी नॉन पोलर, सॉरी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनकी नॉन जो नेक्स्ट टाइप है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले नॉन पोलर था, अब हम पोलर को डिस्कस करेंगे। तो पोल्स में जाहिर बात है अब हम उन एटम्स के बारे, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनमें पोलैरिटी मौजूद है। ठीक है जी, in polar molecular solid the constituent particle are polar molecules like HCl, sulfur dioxide, etc. The molecule of these solids are held together by dipole force of attraction। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जिनमें के अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं जी, डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। जाहिर बात है कि इन मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनमें पोलैरिटी का डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे ज्यादा शेयर हो रहा होता है, दूसरी साइड पे कम। जैसे कि HCl के केस में है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो ये इस साइड पे ज्यादा होगा और एज अ रिजल्ट हमारे मॉलिक्यूल में ये साइड जो है पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इस तरह इसकी विसिनिटी में दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद होगा। ठीक है जी। जैसे अगर मैं इसको इस तरह दिखा दूं HCl, इसमें भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। इस तरह अगर हम यहाँ एक और दिखा दें, इसी डायरेक्शंस के लिए मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ। हाँ जी, देख लें। अब अट्रैक्शन कैसे डेवलप होगी, डाइपोल्स क्रिएट हो चुके हैं हमारे पास। अब डाइपोल और डाइपोल, एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल में जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, ये देखें क्लोरीन इसके प्रोटॉन को वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्रोटॉन इसके क्लोरीन को। इस तरह यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। थ्रू आउट जो सिस्टम है सॉलिड सिस्टम, वो आपको ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो नजर आएंगी। जैसे ये बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ बनी हुई है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, और इस पे पार्शियल नेगेटिव है। तो यही चीज अगले में भी मौजूद है। तो इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो हमारे पास सॉलिड्स सॉलिडिफाई होंगे, यानी अगर वो लिक्विड की हालत में है, अगर सॉलिडिफाई होंगे तो उनका नाम फिर क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इस तरह आप सल्फर डाइऑक्साइड को भी देख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें सल्फर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। तो देखिए अट्रैक्शन इस ऑक्सीजन और इस सल्फर के दरमियान और इस ऑक्सीजन इस सल्फर के दरमियान। तो यही चीज आपको थ्रू आउट सिस्टम नजर आएगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर कंपैरेटिवली हायर देन द नॉन पोलर सॉलिड्स। ठीक है जी। अब नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में जो हमने पिछला केस डिस्कस किया था, उनके मुकाबले में तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ हाई होता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर क्रिस्टल की तरह होते हैं। मतलब ये फिर भी सॉफ्ट होते हैं, होते क्रिस्टलाइन शेप में या क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री में होंगे, लेकिन होते फिर भी सॉफ्ट हैं। ठीक है, लेकिन इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर से तो हाई होता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा हाई नहीं होता। So, but still, as these solids do not have high melting and boiling point, they exist in gaseous or in liquid state at room temperature under ordinary pressure. तो ऑर्डिनरी अगर प्रेशर की कंडीशन है या टेम्परेचर की कंडीशन है, तो उसमें फिर भी आपको ये या तो गैशियस हालत में या फिर ये सॉलिड हालत में, सॉरी लिक्विड हालत में मिलेंगे। अच्छा जी, तीसरी जो हमारे पास टाइप है, सबसे फेमस टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है जी। तो जैसे इसका नाम है कि इन सॉलिड्स में या इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सच molecules in such molecules which contain hydrogen atom linked to a highly electronegative atom such as fluorine, oxygen or nitrogen of the neighboring molecule। तो इन जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एक डेफिनेशन है कि जब हाइड्रोजन किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है, फिर उसके बाद उसके लोन पेयर के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है, इस मतलब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है कि जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इवन कोवलेंट बॉन्ड से आई थिंक 20% वीकर होता है, यानी कि ये बाकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये फिर भी वीक है, क्योंकि ये ट्रू बॉन्ड नहीं होता, ये स्टिल एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ पे होती है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव फोर्स, सॉरी चार्जेस के दरमियान। तो आप देख लें, ये वाटर का केस दिखाया हुआ है कि वाटर है, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, तो वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, इसके अलावा दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव है। सो अब इसके दरमियान एक ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा होगी, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। इस तरह यहाँ पे भी आपको यही चीज नजर आएगी, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्रू आउट यही सिस्टम आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें। HF का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक एसिड भी है और इसको हम वीक एसिड कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक सीरीज है हेलोजन एसिड्स की, HF है, HCl है, HBr, HI। अब इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, और वीकेस्ट एसिड जो है वो HF है। क्यों जी,
क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन बहुत ही कम होती है। सो जो डेफिनेशन है एसिड की कि वो एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कि बहुत कम आयोनाइज होगा वो वीक एसिड होगा। ठीक है जी। सो हमारे पास रीजन इसका क्या है? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम है, तो ये बॉन्ड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वीक होता है और हाइड्रोजन जो है वो पोलराइज हालत में यानी कि आयोनाइज हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा, जबकि इस बॉन्ड को तोड़ना जरा मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक और अट्रैक्टिव फोर्स से भी जुड़ा हुआ है। देख लें फ्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज सॉरी, और इसके प्रोटॉन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगले उसमें भी यही होगा, फ्लोरीन है फिर हाइड्रोजन है, इस पे नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो देखें अब सॉरी ये बॉन्ड है, यहाँ पे देखें अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेलप हो गई है। यही चीज आपको थ्रू आउट जो है वो लिक्विड नजर आएगी। और अगर फिर भी सॉलिड हालत में ये नहीं होंगे, सॉलिडिफाई करने के लिए अगेन टेम्परेचर को कम करेंगे। ठीक है जी। तो ये लिक्विड से सॉलिड हालत में कन्वर्ट हो जाएंगे। चले जी, इसी तरह एक और केस को डिस्कस करते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। वो है अमोनिया का केस। तो अमोनिया में भी यही है जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन पढ़ी है कि हाइड्रोजन जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ अटैच हो तो इनके मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा वो जाहिर बात है ऑब्वियसली hydrogen bonded molecular crystals कहलाएगा. So due to the presence of strong hydrogen bond, these solids have higher boiling and melting as compared to non-polar and polar. जो हमने पिछले दो केसेस डिस्कस किए हैं उनके मुकाबले में तो इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन अगर हम एक ट्रू क्रिस्टल की बात करें उसके मुकाबले में ये फिर भी इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. These solids are poor conductor of electricity and they exist as volatile liquids or soft solid at room temperature and pressure. ठीक है जी. तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगेन वही बात है, या तो ये वॉलेटाइल लिक्विड की हालत में होंगे या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे. हाँ, टेम्परेचर अगर बहुत कम कर देंगे प्रेशर भी रिड्यूस होगा, सो उस वक्त ये क्रिस्टल की हालत में आपको मिलेंगे. जैसे कि वाटर है, वाटर की बहुत अच्छी सी शेप बन जाती है ऐसे हेक्सागन या हनी कॉम्ब आप कह सकते हैं. हनी कॉम्ब जैसे कि शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, बिल्कुल उस तरह इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं. और यही रीजन है कि जब वाटर सॉलिडिफाई होता है या आइस में कन्वर्ट होता है, सो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. यानी अगर आप बर्फ बर्फ मतलब बर्फ जमाना हो आपने किसी बर्तन में, आपने पानी कम डाला होगा लेकिन जमने के बाद आप देखेंगे तो वो बढ़ चुका होगा. या फिर अगर आप उसको प्लास्टिक की बॉटल में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ढक्कन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इवन वो बोतल को तोड़ भी सकता है. क्यों? क्योंकि सॉलिडिफाई होने के बाद, आइस में कन्वर्ट होने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. वो इस वजह से कि इसमें इतने बड़े बड़े गैप्स डेवलप हो जाते हैं. यही रीजन है कि आइस जो है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है. बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ये एक खास किस्म की ज्योमेट्री में या एक खास क्रिस्टल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिडिफाई होने के बाद. चले जी, आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज.